तो आज की क्लास में हम हुमायूं पर चर्चा करेंगे। देखिए, हुमायूं वैसे तो ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा इनका जो शासनकाल था सफल नहीं रहा, काफी उथल पुथल में ये रहे। ठीक। और दो चरणों में इनका ये शासनकाल देखा जाता है। पहला चरण है आपका 1530 से लेकर के 1540 तक, और 1540 में इनको शेरशाह सूरी भारत से बाहर खदेड़ देते हैं। उसके बाद फिर दूसरे चरण में शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद 1555 से 1556 तक का छोटा शासनकाल इनका रहता है, और 56 में इनकी मृत्यु होने के बाद अकबर अल्पायु में ही मुगल वंश के शासक बन जाते हैं। बचपन का नाम हुमायूं का था नसीरुद्दीन मोहम्मद, और जन्म इनका हुआ था काबुल में। ठीक है, 1508 में, कि उस समय तो बाबर काबुल में ही था। आपको पता है, बढ़ाया है मैंने इससे पहले की क्लास में। बाबर के चार पुत्र थे। देखिए कौन कौन थे। हुमायूं था, कामरान था, हिंदाल था और अस्करी था। लेकिन हुमायूं बाबर के चहेते भी थे और बड़े भी थे, तो हुमायूं को ये शासनकाल दे देते हैं। और लेकिन शासन दे देते हैं, लेकिन क्या है कि हुमायूं इतने दरियादिल होते हैं कि ये अपने सभी भाइयों को बराबर हिस्से में कोई ना कोई क्षेत्र बांट देते हैं। तो हुमायूं ने सिंहासन पर बैठने के बाद कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अक्सरी को इन्होंने संभल दे दिया, और हिंदाल को अलवर की जागीर दे दी। तो ऐसा नहीं है कि मैं गद्दी पे बैठ गया हूं तो अब मेरे भाई लोग जो हैं उनको मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसी सोच इनकी नहीं थी। जैसा कि आगे आने वाले मुगल शासकों में देखी जाएगी आपकी, कि अपने भाई को मार दे रहे हैं लोग अपने शासन करने के लिए। ठीक है। लेकिन हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि इनको सत्ता का कोई ऐसा लोभ नहीं था, और इन्होंने अपने जितने भाई थे सबको बिल्कुल जस्टिफाई तरीके से ये चीजें बांट दी थी। और इसके अतिरिक्त आप एक और चीज देख सकते हैं कि इनके जो चचेरे भाई थे सुलेमान को इन्होंने बत बदशाह की उपाधि दी थी, है ना, बदकशाह की। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि हुमायूं द्वारा बदकशाह की उपाधि किसको दी गई थी। सुलेमान को दी गई थी। अब हुमायूं के प्रमुख युद्ध पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भी मुगल शासक के लिए जब हमने पढ़ना है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिर्फ अकबर और औरंगजेब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, जिनके संबंध में आपको ज्यादा पढ़ना है। अदरवाइज बाकी जो मुगल शासक है उनके तो युद्ध ही इंपॉर्टेंट है। कलिंजर का अभियान सबसे पहला है इनका, और इस अभियान में देखो कलिंजर का जो दुर्ग है उसको इन्होंने जीता था। प्रताप रुद्रदेव को कलिंजर के अंदर बंद कर दिया इन्होंने, और इस वजह से क्या होता है कि जो प्रताप प्रताप रुद्रदेव है वो पराजय स्वीकार कर लेता है। और होता क्या है, देखो, जो दुर्ग है, दुर्ग के बाहर हुमायूं अपनी सेना खड़ी कर देते हैं। राइट। अब दुर्ग के अंदर कलिंजर का जो दुर्ग है उसको तो ये तोड़ते नहीं है, और तोड़ने की उनका आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर बाहर आराम से बैठे रहते हैं, और अंदर जो राजा प्रताप रुद्रदेव है उनका जो भी खाने पीने का सामान होता है, जो राशन वगैरह होता है, वो सब क्या होता है, धीरे 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 समाप्त होने की स्थिति में होता है। जिस कारण से प्रताप रुद्रदेव हार स्वीकार कर लेते हैं और इनकी अधीनता में आ जाते हैं। फिर है चुनार दुर्ग। चुनार दुर्ग पर आक्रमण करते हैं 1532 में। और 1532 में इस दुर्ग के आक्रमण के समय क्या होता है, तो 4 माह तक यहाँ पर घेरा डाल देते हैं। जिस कारण से जो शेर खां है, शेर खां कौन है, जो शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करेगा। ठीक है। तो शेर खां हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और इतना ही नहीं करते हैं ये इनकी अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ अपना जो एक लड़का होता है ना, वो भी इनकी सेना में डाल देते हैं, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि भाई अब तो मेरा लड़का तुम्हारी सेना में है, तो मैं तुम पर आक्रमण करूंगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा। और 1532 में राय सिंह के किले की जीत भी ये कर लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हुमायूं के जो प्रमुख जो कहें कि अभियान थे, उनमें कलिंजर अभियान और चुनार दुर्ग अभियान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जिसमें आपको याद रखना है कि कलिंजर में प्रताप रुद्रदेव और चुनार में कौन है, शेर खान, वही शेर शाह सूरी। ठीक है। और इसी वर्ष 1532 में ही ये अफगान विद्रोहियों को भी परास्त करते हैं। तो आरंभिक काल में तो इन्होंने काफी शौर्य, काफी प्रताप दिखाया अपना, और अपने विद्रोहियों का दमन भी किया। ठीक। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे इनके बाद के युद्ध होते हैं उसमें शेरशाह सूरी भारी पड़ता है, और हुमायूं को हरा करके अपने ये भारत देश से ही बाहर कर देता है। देखिए, हुमायूं और रानी कर्णावती के संबंध में चर्चा है कि गुजरात के एक शासक है बहादुर शाह, पढ़ेंगे आप इसको भी। बहादुर शाह जो है वो कर्णावती को बंदी बना लेते हैं, और अब कर्णावती अपनी सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजती है। आपने बचपन में पढ़ी होगी ये कहानी काफी ना। तो हुमायूं को राखी भेजती है, और हुमायूं पूरी सेना लेकर के जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए। और कर्णावती कौन है,
तो राणा सांगा की पत्नी। तो राणा सांगा की पत्नी कर्णावती और हुमायूं के मध्य क्या संबंध है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा सकता है कि किस रानी ने हुमायूं से सहायता के लिए उनको राखी भेजी थी। तो उत्तर है आपका रानी कर्णावती। 26 जून 1539 का ये दिन है चौसा का युद्ध। चौसा का जो ये युद्ध है, प्रथम युद्ध, इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ाई होती है। शेरशाह सूरी कौन? वही शेर खां। अब इनका नाम शेर खान क्यों पड़ता है, आगे शेरशाह सूरी के संबंध में हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बचपन में, बाल्यावस्था में ही अपने संरक्षक की रक्षा, सॉरी, अपने किसी राजा की रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया होता है, शेर को मार दिया होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम शेर खान रख दिया। तो अब इस युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है और निजाम बिस्ती नामक एक व्यक्ति हैं जो हुमायूं की जान बचाते हैं। ठीक है, और इस युद्ध में विजय के उपरांत ही जो शेर खां हैं वो शेर शाह की उपाधि धारण कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने मुगल एम्पायर का जो शासक है उसको हरा दिया है, पूरा मुगल एम्पायर इन्होंने हिला दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है इनके लिए। और ये क्या करते हैं, दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वा लेते हैं और सिक्के भी चलाते हैं। इसके बाद हुमायूं दोबारा से अपनी जो सेना है संगठित करके बिलग्राम, जो कि कन्नौज में पड़ता है, वहां पहुंचता है और शेर खां के विरुद्ध युद्ध करता है। लेकिन इस युद्ध में ये और बुरी तरह से हार जाता है और फिर ये लंबे समय के लिए क्या होता है, भारत से बाहर चला जाता है। राइट, याद रखना है आप लोगों को कि शेर खां के साथ हुमायूं के दो युद्ध हुए हैं। पहला हुआ है आपका कहाँ, चौसा में, 1539 में, 1539 में, जहां पर हुमायूं की पराजय होती है। और दूसरा हुआ है बिलग्राम में, जहां पर फिर से हुमायूं की बुरी तरह पराजय होती है और ये फिर भारत से बाहर चला जाता है और सारी सत्ता जो है दिल्ली की वो आ जाती है किसके हाथ में, शेरशाह सूरी के हाथ में। और जब तक शेरशाह सूरी का निधन नहीं होता तब तक ये भारत आता ही नहीं। और जैसे ही पता चलता है हुमायूं को अब शेरशाह सूरी का निधन हो गया, तो फिर ये भारत की तरफ कूच करता है और फिर से विजय हासिल करके सल्तनत में बैठ जाता है। हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 के दिन विवाह किया और वहीं इनको, इनका जो पुत्र है, जो महान अकबर के नाम से भी बाद में विख्यात होते हैं, उनका जन्म होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि अ, हुमायूं की जो पत्नी थी वो किसकी पुत्री थी, तो मीर अली की पुत्री थी। और जो अकबर हैं उनका जन्म भी इन्हीं से हुआ था। ठीक है, शेरशाह से युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत पर 1543 में पुनः सत्ता स्थापित करने के लिए अभियान शुरू किया और 22 जून 1555 के दिन ये सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो कौन सा युद्ध है, देखो फिर से याद रखना है कौन से दो युद्ध हैं जिनसे ये अपनी सत्ता खो देते हैं। तो पहला चौसा का, दूसरा है आपका कन्नौज का, बिलग्राम का। ठीक, कब, 39 में, 39 में एंड 40 में। कौन सा युद्ध है जिससे ये अपनी सत्ता वापस हासिल कर लेते हैं, तो 1555 का। और कहाँ हो रहा है ये युद्ध, आपका सरहिंद में हो रहा है। ठीक है, तो सरहिंद का युद्ध हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी जो है वो कौन है, शेरशाह सूरी के पुत्र हैं। और सिकंदर शाह सूरी को हरा करके हुमायूं अपनी सत्ता पुनः प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर इनकी जो सत्ता है वो लंबे समय तक नहीं चल पाती है और दीन पनाह नामक इनका जो पुस्तकालय होता है, याद रखना है नाम, दीन पनाह नामक पुस्तकालय में पढ़ते हुए या पढ़ने के दौरान या पढ़ने के बाद सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या होता है, इनको चोट लगती है गंभीर और उसके बाद कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है, सीढ़ियों से गिरने पर, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर इनकी मृत्यु होती है। तो जिन राजाओं की मृत्यु कुछ खास कारणों से हुई है उनके तो आपने घटनाएं और नाम याद रखने ही होते हैं, आपको पहले बता ही चुका हूं मैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, जैसे हुमायूं है। राइट, नेल पूल ने इनके संबंध में एक कथन कहा है और उस कथन में क्या कहते हैं, देखिए, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। लड़खड़ाता ही रहा, देखिए आपकी, पहले इसकी सत्ता खोई, फिर सत्ता को प्राप्त करने के लिए ये काफी लंबे समय तक अभियान चलाता रहा, उसके बाद जैसी सत्ता मिली तो ये मर गया। राइट, तो कोई बहुत अच्छा इनका शासनकाल नहीं रहता है। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कालिम कहा है। किसे इंसान ए कालिम की उपाधि दी गई है हुमायूं को, और किसने दी है, अबुल फजल ने दी है। अबू फजल भी आप जानते ही हैं कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे।
हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की और सप्ताह के 7 दिन 7 तरह के अलग कपड़े पहनने का इनको शौक था, क्योंकि ऐसा इनको शायद हो सकता है कि किसी ज्योतिषी ने कहा हो, क्योंकि ये काफी ज्योतिषी पर विश्वास भी किया करते थे। इसके बाद अहल ए मुदार का इन्होंने गठन किया। अब ये अहल ए मुदार क्या था? जिसमें नृतक एक कथन हुई थी। ठीक है। दिल्ली में दीनपनाह नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण किया। आपको बताया भी था कि दीनपनाह नामक दुर्ग में ही क्या इनका पुस्तकालय था, दीनपनाह ही उसे कहते हैं, हम अभी आगे आपने पढ़ा भी था। और इसके बाद हुमायूंनामा जो है वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है, जो कि हुमायूं बाबर की बेटी थी। ठीक है, हुमायूं की बहन थी। तो हुमायूं की बहन द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई है, जिसमें हुमायूं का क्या है बताओ? हुमायूं के जीवनी है। ठीक है, आपने जीवनी और आत्मकथा दो शब्द सुने होंगे। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को हम आत्मकथा बोलते हैं, मतलब कि जब व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, और जब कोई दूसरा उसके बारे में लिखेगा तो उसको हम बायोग्राफी या फिर जीवनी कहते हैं। अब ये प्रश्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि ये हिंदी भाषा भी आपका आना है स्क्रीनिंग में, तो वहां पर पूछा जा सकता है कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। इसके बाद शेरशाह सूरी का थोड़ा सा वर्णन है, देख लेते हैं इनको हम। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के बीच में इनका शासनकाल रहता है। बचपन का नाम इनका फरीद खां था और इनके पिता थे हसन खान। अब हसन खान कौन थे? जौनपुर आप जानते हैं, जौनपुर का नाम सुना होगा आपने। ये जो उत्तर प्रदेश है उसके पूर्वी क्षेत्र में लगता है, और यही आपका बिहार का बॉर्डर भी बनता है आगे आकर के। बहार खां लोहानी ने इनको शेर खान की उपाधि दी। क्यों दी थी उपाधि? क्योंकि बहार खां लोहानी जो थे यहाँ के जागीरदार थे, और इनका पुत्र था जलाल खां। ठीक है। तो जो बड़ी फरीद खां थे, फरीद खां मतलब शेर खान जो थे, तो शेर खान जो थे उनको जलाल जलाल खां का बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया, और इनकी रक्षा करते हुए फरीद खान ने एक शेर से युद्ध किया और उसको मार दिया। तो इस वजह से इनकी बहादुरी से, इनकी दृढ़ता से खुश होते हुए इन्होंने बहार खां लोहानी ने इनको शेर खां की उपाधि दी। तो आपको ये याद रखना है कि पहला तो शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। दूसरा, इनको शेर खान की उपाधि किसने दी? तो बहार खां लोहानी ने दी थी। ठीक है। विवाह इनका दूदू बेगम से हुआ था। और दूदू बेगम कौन थी? मोहम्मद शाह, जो बिहार के शासक थे, जिनके यहाँ ये काम किया करते थे, उन्हीं की पत्नी थी। ठीक है। तो उनसे इन्होंने विवाह कर लिया, और इस विवाह के बाद इनको जो बिहार का शासन था वो आसानी से मिल गया। मोहम्मद शाह भी इनको कहते थे। ठीक है। शेर शाह के प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं बता चुका हूं आपको। दो ही युद्ध इनके प्रमुख हैं, एक तो बिलग्राम का है और एक आपका चौसा का है। ठीक है। इनके संबंध में ये जानकारी आपको पहले से ही रहती है, आपने पढ़ा होता है बचपन से ही अपने की ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको शेर शाह रोड भी कहते हैं, वो उसका निर्माण इन्होंने कराया था। जो कहाँ से कहाँ तक थी ये याद रखिएगा आप, सिंधु नदी से लेकर के ये बंगाल के सुनार गांव तक थी। अच्छा, अभी आपको क्योंकि प्राचीन भारत नहीं पढ़ाया है मैंने, अगर पढ़ाया होता तो बता देता मैं आपको कि वहां पर चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उन्होंने भी इसी रोड का एक निर्माण कराया होता है, जिसको वो उत्तरापथ नाम से बोलते हैं। अभी आप प्राचीन काल पढ़ेंगे ना जब, तो वहां पर पढ़ाया जाएगा। उत्तरापथ होता है, वो सेम है आपका सिंधु से लेकर के सुनार गांव तक। तो उसी का इन्होंने रिनोवेशन कराया होगा, इसका नाम अपने नाम पर रख दिया। ठीक है। तो जब शेरशाह सूरी ने ये रोड बनाई तो उस समय इसका नाम शेरशाह रोड था। ग्रांड ट्रंक रोड तो इसका नाम बाद में रखा गया अंग्रेजों के शासनकाल में। शेरशाह सूरी ने सुनार गांव से पंजाब, लाहौर से मुल्तान और आगरा से जोधपुर सड़क बनवाई। और इस रोड का निर्माण लिखा हुआ देखिए आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, जिसे प्राचीन काल में उत्तरापथ, उत्तरापदनी, प द नहीं होगा, थ होगा। ठीक है। उत्तरापथ, पथ मतलब चलने का रास्ता जो होता है, कहा जाता है। और आधुनिक काल में डलहौजी ने इसको ग्रांड ट्रंक रोड कहा है। ठीक है। तो ये है ग्रांड ट्रंक रोड की हिस्ट्री पूरी। वर्तमान में इसे NH1 कहते हैं, NH2 भी कहते हैं, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। फिर है मारवाड़ का युद्ध इनका हुआ था 1544 में। अब इस युद्ध में क्या था ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा युद्ध तो इनके हैं नहीं। इन्होंने एकमात्र मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ऐसा ही कहते हैं। क्योंकि इस युद्ध में होता क्या है ना, इस युद्ध में ये पहले तो
जो कलिंजर के जो राजा होते हैं कीरत सिंह, उनके विरुद्ध ये युद्ध करते हैं। अब कीरत सिंह के विरुद्ध युद्ध करते हुए क्या होता है कि एक ये यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे तोप टाइप की आपकी होती है ना, जिसमें गोले फेंके जाते हैं, और वो इनके बैक बाउंस होकर के इनके ऊपर लगता है, और वहीं पर क्या होता है, इनका काफी जो सेना वगैरह होती है वो ध्वस्त हो जाती है। ठीक है, ऐसा इसमें कहानी में कहा गया है। वो इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ऐसा ये किसने कहा है, क्या बोलते हैं, किसने कहा है, तो ये शेरशाह सूरी ने कहा है मारवाड़ युद्ध के संबंध में। तो मारवाड़ का युद्ध 1544 का है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये, जितना मैंने प्रश्न देखे हैं, इस युद्ध से कोई प्रश्न ऐसा आया नहीं है प्रीवियस ईयर में, बट फिर भी देख लीजिएगा। फिर कलिंजर का 1545 का युद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था, और इस युद्ध में बारूद भरा एक गोला लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इस युद्ध को कुक्का आग्नेयास्त्र भी कहा जाता था। तो अब शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी ये याद रखना है आपने। कलिंजर के युद्ध में 1545 में बारूद का एक गोला लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके बेटा होता है इस्लाम शाह, वो बैठता है गद्दी पर 1553 तक। उसके पश्चात फिर इस्लाम शाह का 12 वर्षीय अल्प आयु का पुत्र जो है फिरोज शाह, वो 3 दिन के लिए बादशाह बनता है, जिसकी हत्या मुबारिज खां कर देता है, और खुद मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। और मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति जो था वो कौन था, हेमू था। और हेमू कौन है, जिसको हम हिंदू सम्राट में अंतिम विक्रमादित्य भी कहते हैं, वो हेमू है, जिसका युद्ध होता है अकबर से। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध सुना होगा आप लोगों ने, 1556 में होता है अकबर और हेमू के बीच में, जहां पर अकबर बैरम खां के संरक्षण में युद्ध करता है और हेमू को पराजित करके भारत की सत्ता को लंबे समय के लिए अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति है, और उस समय इनका प्रभाव रहा होगा वहां पर, है ना, तो इस वजह से अपनी सत्ता को वापस हासिल करने का प्रयास तो करेंगे करेंगे। तो जैसे ही हुमायूं मरता है तो उसका पुत्र छोटा है, तो ये जान करके ये उस पर आक्रमण करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि युद्ध में करते करते इनकी आंख में तीर लगता है, और इस वजह से ये हार जाते हैं। मुगल कालीन उच्च अधिकारियों के कुछ नाम देखिएगा, कुछ विभागों के नाम। दीवान ए इंशा सुल्तान के आदेश को लिखने और डाक संबंधी कार्य के लिए होता है। दीवान ए वजारत लगान अर्थव्यवस्था, राज्य की आय व्यय, मंत्रियों के कार्य संबंधी। दीवान ए कजा न्याय विभाग को कहते हैं। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग को कहा जाता है। फिर दीवान ए आरिज सेनापति की भर्ती करने वाला, शिक्षा का, संगठन की देखरेख का जो विभाग है उसको दीवान ए आरिज कहा गया है। दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग है। ठीक है, तो ये जो विभागों के नाम हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है, पहले भी कर चुका हूँ कि याद कर लीजिएगा। पहले जो हमने पढ़े थे वो सल्तनत काल में थे प्रमुख विभाग, अब जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, मुगल काल के विभाग है। इनको आप पर्सनली नोट करके याद करने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप डेली भी याद करोगे तो आपको मैक्सिमम 2 और 3 डेज में ये लर्न हो जाएगा। चलिए, अब इसके आगे का जो डिस्कशन है हम कल करेंगे। कल हमारा अकबर का शासन स्टार्ट हो जाएगा, तो कल की क्लास में कोशिश की जाएगी कि एक लंबी क्लास करके इस इस अकबर के शासन को कंप्लीट ही हम कर लें कल। ठीक है, हालांकि एक दिन में अकबर कंप्लीट करना पॉसिबल हो नहीं पाता है, फिर भी प्रयास करेंगे। चलिए फिर, बहरहाल आप लोग जो अभी आज को पढ़ाया गया है उसको नोट कर लीजिएगा, और जो भी अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आज का जो डिस्कशन हमारा था वो पूर्ण रूप से तथ्यात्मक था, समझने वाली कुछ बात उसमें नहीं थी। तो जो भी हमने लेखक वगैरह पढ़े हैं आज, और उसके बाद फिर हमने हुमायूं और शेरशाह सूरी पढ़ा है, इसमें कुछ कुछ ही बिंदु जो हैं वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप रट लीजिएगा। और विभाग जो मैंने आपको बाद में पढ़ाए हैं उनको तो आप स्पेशली नोट कर लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू।